गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 के चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था, उसका मीनिंग क्या होता है। हमने ये डिस्कस किया था कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के बारे में बात करें। जो हमने पहले पढ़ा था जनरल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात था। आज जो हम सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता क्या है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, प्रेसिडेंट कहाँ क्या पोजीशन और क्या कहाँ पे लाई करता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, और उसके क्या क्या पावर हैं। हम पावर सारा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें डिस्कशनरी पावर को हम ढंग से एक्सप्लेन करना है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव मतलब वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट that is responsible for implementation of laws and policy regulation that is passed by legislature। जो लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो जो लॉ बनाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उसको कौन लागू करता है? सो इट इज द एग्जीक्यूटिव हु इम्प्लीमेंट, वो लागू करता है उस लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो उसी तरह से इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया जो है हमारा, उसमें हमने सबसे पहला तो है कि व्हाई डिड वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। क्यों? प्रेसिडेंशियल भी था और भी सेमी प्रेसिडेंशियल भी था, वो भी एक टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया है? इसका कुछ कारण है कि जब आपको पता है कि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, और ब्रिटिश रूल के समय हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में। आपको पता है कि 1919 एक्ट, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में बोलते हैं, और दूसरा 1935 एक्ट जो था, इसको भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट में इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस चीज को हमें, और इस सिस्टम से हम वी हैड एन एक्सपीरियंस विद दिस सिस्टम, हमें इसके बारे में पता था। तो हमने सोचा कि जिस चीज का हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हम उसी चीज को अडॉप्ट करते हैं, और इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इंडिया में अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो उसके बाद दैट इज द रीजन व्हाई वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव बोथ एट सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट में भी हमारा इसी तरह का एग्जीक्यूटिव है, और इवन एट द सेंटर आल्सो वी हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। So let us see what are the feature of parliamentary system of executive. First point is executive is controlled by legislature। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है। अगर हम मान लो इसको लोकसभा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकसभा सपोज, तो लोकसभा में जो पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, यानी कि अगर मान लो कि देयर आर 543 सीट्स है लोकसभा में, इसमें जिसको 273 सीट्स मिलता है उसको हम बोलते हैं उस पार्टी को मेजोरिटी मिल चुका है। जब इलेक्शन होता है ना, तो बहुत सारे पार्टी कंटेस्ट करते हैं, और कंटेस्ट करने के बाद जिस पार्टी को 273 सीट्स मिलता है, वो पार्टी को हम बोलते हैं कि मेजोरिटी मिल गया है। अब उसके लीडर जो होता है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट इज दे। सो यहाँ हमारा जो सिस्टम कुछ अलग है, हम पढ़ेंगे आगे जब जाएंगे तो लेजिस्लेचर, वहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इसी के अंदर होता है, लेजिस्लेचर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव होता है। जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो लॉ उन्होंने पास किया उसी को इम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ पे ये लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट होता है या एग्जीक्यूटिव होता है, वो लोकसभा के अंदर ही होता है, और लोकसभा के मेंबर उससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उससे मतलब दे कैन आस्क क्वेश्चन टू दीज पीपल और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और एग्जीक्यूटिव कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। दे कैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा का मेंबर जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को जवाब देना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दे आर मेड अकाउंट कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर। सो लेजिस्लेचर एक्चुअली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव।
this is a bit complicated. In next chapter when we take up legislature, at that time we'll discuss in a proper way. So executive is controlled by legislature, then responsible and accountable. मैंने अभी बताया ना, उन्हें जवाबदेही दे. So whatever question that is put to them by the member of parliament, the government has to answer or the executive has to answer, and in this way they are made accountable and responsible. इस तरह से उनको जवाबदेही बनाया जाता है. और नेक्स्ट है कि सेंसिबल टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन. अब देखो, लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट लोग उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं. दूसरी बात है कि आपको पता है कि हर 5 साल में वो इलेक्शन होता है. तो अगर मान लो गवर्नमेंट लोगों के एक्सपेक्टेशन पे नहीं आता तो ऐसे गवर्नमेंट को लोग बदल सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, दे आर sensible to the public expectation, because they know that if they don't do if they don't carry on the government based upon the people's expectation, then certainly such government will be overthrown. उन्हें पता है कि अगर वो अपना सरकार लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलाते हैं तो अगले इलेक्शन में ऐसे सरकार को हटा दिया जाएगा. तो ये कंपेयर करता है कि दे रिमेन सेंसिबल टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑल्सो. और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि टू एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या होता है, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं. एक तो होता है कि आपका, हम दो एग्जीक्यूटिव में हम सेंटर में देखेंगे, सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट में, और हम स्टेट गवर्नमेंट में भी देखेंगे. यहाँ पे दो तरह के दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? एक तो होता है कि प्रेसिडेंट, और दूसरा जो होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो प्रेसिडेंट जो होता है वो है फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया मतलब कि वो सिर्फ नाम के लिए होता है, वो एक्चुअल पावर एंजॉय नहीं करता है. तो फॉर्मल हेड मतलब होता है, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया मतलब होता है कि ओनली फॉर द नेम सेक, नॉमिनल ही, जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. बट एक्चुअल पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है, हु एक्चुअली रन द गवर्नमेंट, who is actually elected by the people. They are directly elected by the people, or he is indirectly elected by people. So president के पास so there are two executive, nominal and real. Nominal and real. Nominal जो होता है मतलब सिर्फ नाम के लिए. तो नाम के लिए कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है. लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर कौन एंजॉय करता है? प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो इट इज अनदर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट देयर इज टू एग्जीक्यूटिव हेड. One is called nominal, other one is called real executive head. So यहाँ पे हमारे यहाँ अगर हम ब्रिटेन में देखते हैं तो क्वीन और मोनार्की जो होता है वो नाम के लिए एग्जीक्यूटिव हेड है, बट एक्चुअली पावर जो होता है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय करता है. उसी तरह से इंडिया में प्रेसिडेंट जो है सिर्फ नाम के लिए होता है, उसको अपना एक्चुअल पावर नहीं होता है. ऑल द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट is actually enjoyed by prime minister and council of minister only. So इस तरह से there are two executive head, nominal and real. Nominal is president and real is prime minister. So at in the same way state government में भी देखते हैं. आपको पता है कि इंडिया में फेडरलिज्म है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है. तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमने इसी तरह का एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट किया है. स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होता है जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड. क्यों? क्योंकि गवर्नर जो होता है ही नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, so he does not enjoy much power in democracy. But chief minister or council minister, they are directly elected by people, so they enjoy more power. So in this way we have seen, हमने देखा कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया में क्या है, हमने क्यों अडॉप्ट किया ये मैंने ये भी बताया आपको. इसलिए अडॉप्ट किया है कि हमने ब्रिटिश जब इंडिया में था उस समय 1919 एक्ट, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोलते हैं, और एक दूसरा एक्ट पास किया गया था 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इन दोनों एक्ट में इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडियंस को उसका एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने सोचा कि वही सिस्टम हम आज़ादी के बाद भी अडॉप्ट करते हैं. तो ये हो गया. फीचर क्या है? मैंने इसमें फीचर बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है इज कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर. यानी कि लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया, ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको लेजिस्लेचर बोलते हैं. दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉज. तो और एग्जीक्यूटिव उसका एक पार्ट होता है. जैसे मैंने क्या बताया कि ये पूरा जो है लेजिस्लेचर है, लोकसभा, लेकिन इसके अंदर जो गवर्नमेंट होता है ना उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे तो यही लॉ बनाते हैं और यही लॉ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि जिस पार्टी का मेजोरिटी होता है उसका लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, वही गवर्नमेंट बनाते हैं. और क्योंकि इनको मेजोरिटी है तो यही लॉ बना सकते हैं.
तो ये लॉ बनाते भी हैं, सो दे आर लेजिस्लेचर ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। बट हम जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो ये पूरा लेजिस्लेचर है, इसमें अपोजिशन भी आ जाता है बहुत सारा। अब अपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चन और गवर्नमेंट को जवाब देना होता है, तो इस तरह से लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई वी अडॉप्टेड इट, व्हाट आर द फीचर, एंड देन टू एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, एंड देन वी आल्सो डिस्कस दैट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में भी किस तरह का एग्जीक्यूटिव होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज प्रेसिडेंट। सो हमने देख लिया पहले इंट्रोडक्शन जनरल एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसको हमने देखा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में क्या था, और हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ना देखो प्रेसिडेंट जो होता है, मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, सिर्फ नाम के लिए होते हैं, उनका सारा पावर जो होता है, और वट एवर पावर प्रेसिडेंट एंजॉय, और दैट पावर ही एंजॉय दोज पावर बेस्ड अपॉन द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, अपना मर्जी से प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, और सो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विद प्रेसिडेंट, बट इन रियलिटी द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मैंने अभी बताया ना कि एक्चुअली जितने भी वट एवर पावर दैट इज देयर विद द यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, all these power are there in the name of the president only. All these power are there in the name of the president, but president does not enjoy those power on his own. Rather he enjoy वो power को enjoy करता है जैसे how he has been advised, क्या जैसे उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है उसके बेसिस पे उन्हें उस पावर को एंजॉय करना पड़ता है। यानी कि वो पावर तो उनके नाम पे है, बट एक्चुअली वो पावर एंजॉय नहीं करते हैं। कौन करता है वो पावर एंजॉय? तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये जो बोलते हैं वही प्रेसिडेंट करता है। इसलिए प्रेसिडेंट कोई चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो अपना मर्जी से कुछ करते ही नहीं है। तो हाउ कैन यू मेड हिम रिस्पॉन्सिबल एनी एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट? वो जो भी करते हैं प्रेसिडेंट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही करते हैं। तो अगर कुछ गलती होता है तो वी हैव टू ब्लेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट, एंड दैट इज सो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज लाइज विद द प्रेसिडेंट, बट इन रियलिटी दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट का पहला। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और इनका टर्म फिक्स होता है, जिससे गवर्नमेंट का टर्म फिक्स नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी लूज करता है तो सरकार गिर जाता है। गवर्नमेंट तब तक गवर्नमेंट बना रहेगा जब तक उससे मेजोरिटी है। अगर मान लो 10 दिन के बाद, इलेक्शन के 10 दिन के बाद मेजोरिटी गिर जाता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। बट ऐसा प्रेसिडेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट का पावर टर्म्स होता है, फिक्स होता है 5 साल के लिए, और 5 साल तक रहेगा ये। इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट आपको पता है कि प्रेसिडेंट इज नॉट है। क्यों इतना पावर नहीं है प्रेसिडेंट का? क्यों प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर को ज्यादा पावर है? क्योंकि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, जो लोग लोगों के द्वारा चुना जाते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं। प्रेसिडेंट उतना ज्यादा पावर एंजॉय इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होते हैं। दे आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए और एमपी चुनते हैं। हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, सो दैट इज द रीजन व्हाई प्रेसिडेंट डज नॉट एंजॉय मच पावर। नेक्स्ट है रिमूवल। डिफिकल्ट है रिमूव करना, और जिस तरीके से उनको रिमूव करते हैं, द प्रोसेस दैट इज अडॉप्टेड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब वो तरीका होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। और ये बड़ा आसान नहीं होता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी से नहीं हटा सकते हम उसको। और इसको स्पेशल मेजोरिटी मतलब होता है कि कम से कम 2/3 मेंबर सपोर्ट करना पड़ेगा उसे। और दूसरी बात है कि जब मान लो कि एक हाउस में हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए अगर कोई प्रपोजल रखते हैं, तो दूसरा हाउस उसको जज करने के लिए बैठता है, और दूसरे हाउस में होता है तो ये हाउस जज करने को बैठता है। और इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उतना आसान नहीं है प्रेसिडेंट को हटाना। बट जो तरीका हम अडॉप्ट करते हैं उसका नाम है इम्पीचमेंट। तो इट इज थ्रू इम्पीचमेंट दैट प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। और कब रिमूव होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उसके खिलाफ जाता है, या ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। या अगर इनएफिशिएंसी है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। सो ये बेसिक है इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में। कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जानना है, बुक्स में दे रखे हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 74(1). देखो आर्टिकल 74 जो है दैट टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 74(1) फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 1 क्या बोलता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये बुक में दे रखा है एज इट इज। सो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल 74(1) क्या बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट इट्स हेड। हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टू एड, हेल्प करना, एंड एडवाइस करना, किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो अपना मर्जी से काम नहीं करता है, उसको हेल्प करने के लिए, उसको एड एंड एडवाइस देने के लिए हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और जो भी काम प्रेसिडेंट करता है वो इनके एडवाइस के बेसिस पे ही करता, अपना मर्जी से नहीं करता है। सो यही लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। सो आर्टिकल 74(1) जो बोलता है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हें एड एंड एडवाइस देना पड़ता है, किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट इनके एड और एडवाइस के बेसिस पे ही काम करता है, अपना मर्जी से काम नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया में नॉमिनल हेड है, नाम के लिए है, अपना मर्जी से कुछ नहीं करता है। सारा जो काम वो करता है वो इनके एड और एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही करता है, अपना मर्जी से नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में हम हमारा जो सिलेबस है उसके बेसिस पे हमें, वैसे तो बहुत सारे पावर होते हैं, आपका एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है, इमरजेंसी पावर होता है। तो लेकिन हम ये चारों पावर नहीं पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में, और अगर मान लो ये सारे पावर है भी प्रेसिडेंट के ना, तो प्रेसिडेंट अपना मर्जी से एंजॉय नहीं करता है। मैंने अभी बताया कि वो ये सारे पावर एंजॉय करता है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस एंड गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये सारे पावर अपना मर्जी से एंजॉय नहीं करता है, जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं उनके बेसिस पे ये सारे पावर एंजॉय करता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा है कि डिस्क्रिशनरी पावर। तो क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है। अगर सारे पावर या जो भी फंक्शन वो करता है वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे करता है, तो क्या उसका अपना कोई पावर नहीं है? नहीं है। कौन सा पावर है? उस पावर को हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है? हिज ओन विल, अपने मर्जी से कुछ काम कर सकता है प्रेसिडेंट। उस पावर को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर आर दोज पावर व्हिच प्रेसिडेंट एंजॉय ऑन हिज ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इन पावरों में जो डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पे उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो अपना मर्जी से उस पावर को एंजॉय कर सकता है। अब कौन कौन से पावर होते हैं? देखो 3 सिचुएशन है जहां पे कि वो अपना मर्जी से डिसीजन ले सकता है, जहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सबसे पहला तो है सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको मैंने बार बार ये बता रहा हूं कि प्रेसिडेंट जो होता है अपना मर्जी से काम नहीं करता है, उसे उसको जो भी करना होता है दैट विल बी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे ही करता है। अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस दिया, उसको ये करो, और प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसको बोलेगा कि दोबारा से भेज सकता है काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास कि इसको रिकंसिडर करके मुझे बताओ कि इसमें कुछ ये कमी है, अगर आप इसको। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर उस एडवाइस को बिना चेंज किए हुए भेज देते हैं दोबारा से, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ से आ गया? देखो मान लो कि मिस्टर ए प्रेसिडेंट है, उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइस दिया कि आप इमरजेंसी लागू कर दो, उस पर साइन कर दो। प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं इमरजेंसी नहीं लागू होनी चाहिए, तो उन्होंने वापस भेज दिया उस प्रपोजल को कि नहीं इसको आप रिकंसिडर करो, अभी इमरजेंसी लागू करना ठीक नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने बिना कोई चेंजेस किए दोबारा से भेज देते हैं तो उसे साइन करना पड़ेगा। लेकिन पहली बार जो उसने वो वापस किया, ये वापस उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं किया, अपने ऑन हिज ओन विल, अपने डिसीजन के बेसिस पे किया। सो इस पावर को प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं सेंड बैक द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर।
इसीलिए इसको डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर में लाया जाता है, क्योंकि वो उसने जैसे मान लो कि काउंसिल में से प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ए को भेजा कि ये इमरजेंसी लागू करने का प्रपोजल दिया, उन्होंने साइन नहीं करके बोला कि नहीं रिकंसीडर करो। अब देखो ये रिकंसीडर करना ये अपना मर्जी से प्रेसिडेंट कर रहा है। तो जब कोई प्रेसिडेंट जब कोई पावर एंजॉय करता है अपना मर्जी से, तो दैट बिकम हिज डिस्क्रिशनरी पावर। सो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब होता है क्या कि देखो आपको पता है कि इंडिया में नो बिल कैन बिकम लॉ अनटिल अनलेस इट गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल जब तक प्रेसिडेंट, बिल मतलब क्या होता है प्रोपोजल फॉर द लॉ। अगर मान लो कि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लॉ बनाने के लिए, वो पास हो गया, राज्यसभा में गया, वहां पास हो गया, पास होने के बाद अभी भी वो लॉ नहीं बना है, इट हैज टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर उस पर आता है ना, देन दैट बिकम ए लॉ। सो दैट इज कॉल्ड बिल। मान लो कि कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजा गया कि आप इसको साइन कर दो, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद उस बिल को हम प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, लॉ बन जाता है। ठीक है, एक तो ऑप्शन उसके पास है साइन कर देना। अगर मान लो देखो बिल पार्लियामेंट से पास होता है, देन सेंड टू प्रेसिडेंट। ऑप्शन क्या है, आइदर साइन इट और सेंड इट बैक टू द रिकंसिडरेशन। मान लो प्रेसिडेंट ने क्या किया, साइन नहीं किया, उसको वापस भेज दिया कि इसको रिकंसिडर करो, इसमें कुछ कुछ कमी है। अगर मान लो कि हाउस ने उसको रिकंसिडर कर लिया या नहीं किया, दोबारा से बिल को भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। अगर मान लो कि बिल प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो लॉ बन गया, साइन नहीं किया और नहीं करके उसको हाउस में दोबारा से भेज दिया रिकंसिडर करने के लिए। रिकंसिडर मतलब क्या होता है कि आप इसको दोबारा से चेक करो, इसमें ये कमी है। अगर मान लो हाउस ने बिना कोई रिकंसिडरेशन के वापस भेज दिया या कंसीडर करके वापस भेजा, उस सिचुएशन में इफ द बिल इज अगेन सेंट टू द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट हैज टू साइन, ही कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन दैट बिल। सो दैट इज वहां पे लॉ बन जाता है। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट को लगा कि ये बिल ठीक नहीं है, वो साइन नहीं करेगा और उसे वापस भेजना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या टाइम पीरियड हो जाए, 1 वीक में भेजना है, 1 मंथ में भेजना है, 1 ईयर में भेजना है, 2 ईयर में भेजना है, 5 ईयर में भेजना है, ये कहीं मेंशन नहीं है। तो प्रेसिडेंट का मर्जी है, वो 1 साल में भेजे, 1 दिन में भेजे, 5 साल तक ना भेजे। और अगर वो मान लो नहीं भेजता है कि मुझे इस बिल को रेफर करवाना है और मैं भेजूंगा इसको, और वो भेजूंगा करते करते पूरा 5 साल निकाल दिया, तो उस सिचुएशन में बिल जो होता है बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो दैट इज कॉल्ड पॉकेटेड वीटो। पॉकेट वीटो मतलब देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग बैक द बिल। मान लो कि मेरे पास पेशेंट है, मेरे पास बिल आया, मैंने बोला कि इसको रिकंसिडर करना है, मुझे वापस भेजना है। मान लो अपने पास ही रख लिया मैंने, 1 साल तक नहीं भेजा, 2 साल तक नहीं भेजा, तो बिल तो मेरे पास ही रह गया, लॉ बना ही नहीं। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं तब तक मैं अपने पास ही रख लिया, कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ ना कि आपको कब भेजना है वापस। और इस सिचुएशन में वो बिल जो होता है डेड हो जाता है, और दिस इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। सो पॉकेट वीटो मतलब कि बिल व्हेन passed by parliament sent to president has option either to sign it, and once he sign it that become a law। अगर नहीं साइन करता तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, अगर वो दोबारा से भेजा जाता है तो उसे साइन करना ही होता है। अगर मान लो दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने पास रख लिया कि आई विल सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, मैं बाद में भेजूंगा, वो बाद का ना कोई टाइम पीरियड है ही नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कितना बाद भी 5 साल तक रख सकता अपने पास, और जब अपने पास रख लिया तो बेकार वो बिल जो है विद द लैप्स ऑफ टाइम वो बिल बेकार हो जाता है। और इस तरह से दैट इज कॉल्ड पॉकेटेड वीटो। सो ये दूसरा वीटो पावर है जो कि वो अपना मर्जी से करता है। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा होते रहता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आपको पता है कि कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब जैसे मान लो लोकसभा में मैंने बताया था, लोकसभा में 543 सीट्स है, और 543 सीट में जिस पार्टी को 273 सीट्स मिलता है वो सरकार बनाता है। मान लो इलेक्शन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसमें किसी भी पार्टी को इतना, मान लो एक पार्टी जो है उसको 200 सीट मिला मैक्सिमम, एक पार्टी को 180 मिला, एक पार्टी को 150 मिला, किसी को 10, 15, 20 मिला, सबसे ज्यादा किसको मिला है, इसको मिला है। लेकिन इसको मेजोरिटी नहीं है ना, सरकार बनाने के लिए पार्टी नीड टू हैव 273 सीट्स, बट द पार्टी दैट हैज गॉट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैज गॉट ओनली 200 सीट्स, सिर्फ 200 मिला है।
अब कौन सरकार बनाएगा फिर? तो अगर मान लो कि प्रेसिडेंट को लगता है ऐसा कि मान लो ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है, अगर मान लो कांग्रेस को 180 सीट्स है और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कांग्रेस छोटे मोटे पार्टियों को मिलाकर 273 का जो मैजिक फिगर है उसको पार कर सकता है और प्रेसिडेंट को ट्रस्ट है कि कांग्रेस सरकार बना सकता है बाकी सारे पार्टी के सपोर्ट लेके, तो वो कांग्रेस को बुला सकता है कि आप सरकार बनाओ और इसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर मान लो 270 सीट्स किसी को मिल जाता है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है और वही सरकार बनाता है। लेकिन जब नहीं कोई पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है। अब इसे मान लो ये 200 है, एक्चुअली प्रेसिडेंट को इसको बुलाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सीट मिला है कि ये बाकी सारे पार्टी के मिलकर साथ, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को भरोसा नहीं है इस पार्टी पे, उसे लगता है कि कांग्रेस बना सकता है तो इवन जो कांग्रेस हैज गॉट लेस नंबर ऑफ सीट, हालांकि कांग्रेस को कम मिला है, इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके कांग्रेस को बोला सकता है कि आप पार्टी बनाओ, आप सरकार बनाओ और कांग्रेस को बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास प्रूव करना पड़ता है कि उसे सपोर्ट है मेजोरिटी का इन द हाउस। अगर नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाता है। चलो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है ना, व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी एट दैट टाइम प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिप्शन एंड कैन आस्क एनी पार्टी to form the government if president has faith on that party कि वो पार्टी दूसरे पार्टियों के सपोर्ट से सरकार बना सकता है। और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को चुनता है और प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि आप बाकी छोटे मोटे पार्टियों को सपोर्ट लेकर सरकार बनाओ। तो यहाँ पे उसका डिस्कशन है, वो इसको भी बुला सकता था लेकिन इसको नहीं बुलाया, इसको बुला रहा है 180 को, तो यहाँ पे वो अपना डिस्कशन यूज करता है। तो इस तरह से देयर आर 3 डिस्क्रिशनरी पावर दैट प्रेसिडेंट एंजॉय एंड these powers प्रेसिडेंट एंजॉय ऑन हिज ओन। तो ये है हमारा प्रेसिडेंट के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा और एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification. Thank you.